हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक वेक्टर्स को, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है चलिए उसे देखते हैं। ऑल द मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज, और यहां पर मेजरेबल यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको क्या किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो वो कैटेगरी क्या क्या है? वो कैटेगरी है स्केलर और वेक्टर। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्केलर। तो चलिए स्केलर के बारे में जानते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अच्छा, यहां पर क्या है, मान लीजिए जैसे सपोज यहां मास है, जैसे हमने किसी आदमी का वेट मेजर किया है ना, जैसे मेजर किया तो वहां क्या बोला, वो बोलेगा 50 केजी हो गया। कभी आपने उसे ये बोलते हुए सुना है क्या, 50 केजी नॉर्थ? कभी ऐसा सुना है? कभी नहीं सुना है। हमने अगर किसी का लेंथ मेजर किया तो सपोज आया 5 मीटर, कभी ये बोलते हुए सुना है क्या, 5 मीटर ये 5 मीटर वो? ऐसा नहीं ना, खाली जो लेंथ है बस उसे नाप कर हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब उसकी जो पोजीशन है वो बाद की बात है, लेकिन यहां बात कर रहा है ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि उसके पास सिर्फ अपना वैल्यू है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, हमें खाली उसके वैल्यू से मतलब है। तो यहां पर एग्जांपल्स में क्या है, मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। कभी टेम्परेचर में देखा है क्या, ये बोला है क्या 90 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ? कभी ऐसा नहीं बोलते ना, हम खाली बोलते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना ही बोलकर छोड़ देते हैं। जो डायरेक्शन की बात है वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे कि डायरेक्शन कहां आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन यहां पर ये जितने भी क्वांटिटीज लिखे हैं इनके पास सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, इनके पास अपना डायरेक्शन नहीं है। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी, और ये सभी चीजें आपको 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत। तो अब क्या है, आगे देखते हैं इसमें और क्या अगला पॉइंट लिखा है। यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है वो लिखा है अ स्केलर कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। वही बात जो मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर जो उसकी वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। तो मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और वो मैग्नीट्यूड है ना, वो दिखाएगा नंबर। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखा है, अ स्केलर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, जो यहां पर नंबर निकल कर आएगा, ये नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या बोल रहा है, अ स्केलर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। होप सो बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद लिखा है दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड अकॉर्डिंग टू द सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। देखिए, हम जैसे नॉर्मल प्रोसेस करते हैं ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, है ना, उसी प्रोसेस की हेल्प से हम क्या है, स्केलर को हैंडल कर सकते हैं। यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है मैथमेटिक्स का, उसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ कर सकते हैं इस स्केलर को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्केलर एक नंबर है, हम नंबर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला क्वांटिटी है वो है वेक्टर। अच्छा, स्केलर में हमने क्या देखा कि वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन अब इसके पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया इसके पास डायरेक्शन। अब यहां पर डिफरेंस हो गया स्केलर और वेक्टर में, किसका डिफरेंस हो गया, डायरेक्शन का। चलिए अब यहां पर जो एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल लिखा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा। इन सभी क्वांटिटीज को हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सभी को डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया तो आप सभी को होगा ही। अगर नहीं भी है तो मैं आपको समझा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव किया, तो वो उसका पाथ जो है कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से मूव कर सकता है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पर पहुंचा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही होगा अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों पॉइंट के बीच जो सबसे लंबा पाथ होगा वो होगा अपना डिस्टेंस। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर समझिए बात, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे हो गया, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा। यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो है ये एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के अलावा ये और कहीं से जाएगा तो थोड़ा इसको लंबा पड़ जाएगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है दो पॉइंट्स के बीच का। तो मतलब अब इस जगह से इस जगह आने के लिए इसके पास एक ही पाथ बचा और एक ही डायरेक्शन बचा कि उसे डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा।
तो क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया। मैग्नीट्यूड तो होगा ही इसके पास, इसका कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा ही। अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन अब इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ गया कि उसको इसी तरफ मूव करना है। इसीलिए क्या हो गया, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए। और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अपना वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसे हम आगे और भी देखेंगे डिटेल में। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब फोर्स कैसे वेक्टर हो गया भैया, फोर्स कैसे नहीं वेक्टर होगा, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स को किसी ने धक्का मारा, जब इस पर फोर्स लगा तो ये बॉक्स क्या होगा, मूव करेगा। जब ये बॉक्स मूव करेगा तो थोड़ी बॉक्स इधर उधर भाग जाएगा। फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ होगा इस बॉक्स पर, ये बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन था, बॉक्स का मूवमेंट का भी वही डायरेक्शन हो गया। मतलब इसके पास एक तो डायरेक्शन आ गया मूवमेंट का। दूसरी बात, फोर्स को अगर जब लगाया गया है तो कुछ वैल्यू का तो फोर्स लगाया गया होगा ना, यानी वो जो वैल्यू है, यानी वो जो नंबर है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड का काम कर देगा। और जिस तरफ ये लगा है और जिस तरफ ये बॉक्स मूव करेगा वो उसके डायरेक्शन का काम कर देगा। मतलब इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए। इसीलिए फोर्स क्या हो गया, फोर्स अपना वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम एटसेट्रा। ये सभी चीजें हम देखेंगे डिटेल में। होप सो आपको इतनी बातें अब समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अभी हमने स्केलर को देखा था कि स्केलर को क्या हम नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, वहां खाली नंबर की बात कर रहा था। नंबर को तो हम किसी भी तरह टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहां जो वेक्टर की बात कर रहा है तो वेक्टर को हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते अब नॉर्मल सिंपल अलजेब्रा से। यहां पर अब हमें वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना होगा, रूल्स का यूज करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि इसमें एक एडिशनल चीज आ गया है, वो है ये डायरेक्शन। हमें इस डायरेक्शन का आप ख्याल रखना होगा हर जगह जब भी हम वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे। होप सो इतनी बातें अब समझ में आ गई होगी। चलिए आगे लिखा है द डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। जिस तरह अभी हम स्केलर को डिवाइड कर सक रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां नंबर था, नंबर से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 10/2 5 हो सकता है। लेकिन यहां पर वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। ये जो डिवीजन का यहां पर प्रोसेस है वेक्टर के अंदर, वो क्या है, इनवैलिड है वेक्टर से वेक्टर के बीच। होप सो इतनी बातें अब आपको क्लियर होंगी। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो अगला टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर के बारे में भी हमने देख लिया और पोजीशन के बारे में हमें पता ही है। पोजीशन क्या है, मान लीजिए कोई आदमी यहां खड़ा है, अगर वो जिस जगह खड़ा है वो आदमी के लिए पोजीशन वही हो गया। वो पॉइंट जिस पर वो खड़ा है वही उसका क्या हो गया, पोजीशन हो गया। चलिए, यानी पोजीशन के बारे में भी हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है और वेक्टर के बारे में भी हमने देखा ही है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। प्लेन कहने का मतलब यहां पर ध्यान रखिए, हम जो इस पोजीशन वेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो एक 2D प्लेन में कर रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2D प्लेन है। होप सो बातें क्लियर होंगी। चलिए, तो यहां पर बोला है कि एक प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, एक किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, सपोज दैट एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए इन एक्स वाई प्लेन। अब यहां बोल रहा है जो हमारा 2D प्लेन है एक्स वाई, इसमें क्या है, हम क्या कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां ये कह रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट O है जो कि क्या है, यहां पर ओरिजिन है। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से कोई भी चीज क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो क्या हो रहा है, ये बॉडी यहां से जब स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट O से, तो वो क्या है, वो जाकर A पर पहुंच रहा है। तो मतलब O से स्टार्ट किया, A पर जाकर रुक गया। तो अब ध्यान से देखिए, उसके बाद लिखा है इफ वी ड्रॉ एन एरो विद इट्स टेल एट पॉइंट O कॉल्ड ओरिजिन एंड एरो हेड एट A, देन द वेक्टर OA ऊपर एरो इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या कहा, जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट O से A पर गया तो यहां से यहां कुछ लेंथ कवर कर लिया होगा। तो उस लाइन को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एरो का यूज करेंगे जिसका की टेल जो है ओरिजिन पर रहेगा और जो हेड है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरफ हमारा एरो जाएगा, वो क्या है, ए की तरफ पॉइंटेड होगा। मतलब ये जो OA हो गया, अब ये एक वेक्टर हो गया और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लाइन होता है उस लाइन के पॉइंट को लिख लेते हैं। OA पॉइंट था, हमने लिख लिया OA। अब क्या है, एरो। एरो क्या है, डायरेक्शन को दिखा रहा है ना, क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है, एरो अगर इस तरफ जा रहा है तो हमें पता है कि इस तरफ कई डायरेक्शन में है। ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये हेड।
वो दिखा रहा है इसका डायरेक्शन, इसीलिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। और इसी को क्या बोल रहे हैं हम, इसी को बोल रहे हैं हम पोजीशन वेक्टर, उस गिवन ऑब्जेक्ट का जो कि मोशन परफॉर्म कर रहा है इस XY प्लेन के अंदर। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहां पर OA जो हो गया वेक्टर, वो क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है उसे देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर OA के ऊपर एरो ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, जब हमने यहां पर परफॉर्म किया ऑब्जेक्ट का क्या है, मोशन, तो वहां पर ये OA वेक्टर निकल कर आया जो कि क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वो क्या क्या है जरा देखते हैं। इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी स्ट्रेट पॉइंट। अच्छा, ये क्या कह रहा है, पहला इंफॉर्मेशन कि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और वो जिस पॉइंट पर जाकर रुक रहा है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक के बीच को क्या है, ये हमें डिस्टेंस दे रहा है, लेंथ बता दे रहा है कि अगर हम उस एक स्ट्रेट पाथ में जाएंगे ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, तो उस पॉइंट पर क्या है, उसकी लेंथ क्या होगी। चलिए दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। बिल्कुल, अब क्या बोल रहा हूं, ओरिजिन से लेकर वो इस पॉइंट पर गया, तो यानी इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट पर जाने के लिए क्या है, हमने इसे एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। इस एरो से रिप्रेजेंट करते ही क्या है, इस एरो का क्या है, हेड जो है हमें डायरेक्शन दिखाता है कि ये एरो किस तरफ जा रहा है। मतलब यहां से हमें क्या है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट A तक के बीच का जो मोशन हुआ है, उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के मोशन का जो हमें क्या है, डायरेक्शन भी बता देता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है किस पॉइंट पर गया है और किस जगह पर वो खड़ा है। तो यहां से जब OA एक वेक्टर बन गया, यानी पोजीशन वेक्टर बन गया, तो वेक्टर के बारे में तो हमें पता ही था कि वेक्टर क्या देता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है। तो उसी तरह यहां भी हमें क्या है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा यहां पर जो मोशन परफॉर्म किया गया है, इस पोजीशन वेक्टर से भी हमें दो चीज मिलकर आ रहा है। क्या, पहला लेंथ जो कि मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है, दूसरा उसका डायरेक्शन, वो किस तरफ मूव कर रहा है। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या लिखा है फिर, दिस इज ऑलवेज ट्रू इन द केस ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पोजेसेस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल, यहां क्या कह रहा है, वेक्टर के केस में ये हमेशा से सही होगा। क्या होगा कि जो ये पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा हर वक्त। बिल्कुल, क्योंकि ये तो वेक्टर का क्या है, डेफिनेशन ही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर क्या लिखा है, द पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय R के ऊपर एरो या फिर एक बोल्ड R से। मतलब यहां जो हमारा पोजीशन वेक्टर हम जिसको नाम दिए हैं OA के ऊपर एरो, ऐसा लिखा है ना, इसे हम क्या है, इस R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम अगर इस एरो को ना लिखें तो इस R को हम बोल्ड करके अगर R लिख देंगे मोटे तरह से, मतलब बिल्कुल डार्क करके, तो क्या है, वो भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, हमने यहां पर पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया कि किस तरह से और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एरो ऊपर डालकर हमने ये तो साबित कर दिया कि ये क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन इस क्वांटिटी का अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। तो यहां देखिए, वो लिखा है यहां पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, यानी यहां रिप्रेजेंटेशन OA वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से यहां पर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है OA के ऊपर एरो, अब इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसे हम एक मोड के अंदर रख देंगे। ये मोड, यहां पर एक लाइन, ये लाइन, और इसके अंदर हमने रख दिया इस वेक्टर को। तो जैसे ही इस वेक्टर को हम मोड के अंदर बंद करेंगे, वो यहां पर दे देगा इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में, बस आपका खाली यहां पर इतना ध्यान रख लीजिए कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है, मोड के अंदर वेक्टर को लिख देंगे। इसी OA वेक्टर को हम R वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख दीजिए, या फिर जो यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो उसे हम मोड के अंदर बंद कर रहे हैं। तो अब ध्यान से, अगर हम डायरेक्टली खाली R भी लिख दें तो ये भी क्या है, यहां पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से वेक्टर हट गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, ये जो एरो है इस मोड को हटा देगा। इस एरो से ये मोड जब हटेगा तो यहां पर बच जाएगा सिर्फ ये R। अगर हम सिर्फ R से भी रिप्रेजेंट कर दें तो ये भी एक मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए यहां पर लिखा है OA का मोड और
आर वेक्टर का मोड और आर यानी ये सभी क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द वेक्टर ओए ऊपर एरो। यानी ये जो मैग्नीट्यूड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है नंबर को। यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक स्केलर होता है। इट मींस जो मैग्नीट्यूड है वो जो हमारा वेक्टर आ रहा है वो तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए वो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी उसका कुछ लेंथ होगा। तो वो जो लेंथ है ना, उस लेंथ की जो वैल्यू है नंबर में, वही रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नीट्यूड। चलिए, तो यहां पर लिखा हुआ है कुछ डायग्राम, यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। यहां पर क्या है, ए जो है हमारा ओरिजिन का काम कर रहा है, वापस से जो एक ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट ए से लेकर बी तक गया। तो जब बी तक गया तो इसकी जो लेंथ है वो कुछ 6 मीटर है। अच्छा, 6 मीटर तो हमने देख लिया। अब ध्यान से यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये जो ऑब्जेक्ट अपना मोशन परफॉर्म किया है 30 डिग्री पर किया हुआ है। कहां पर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। यानी ये ऑब्जेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं 30 डिग्री पर अपना जो मोशन क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। ये ओरिजिन पर इसका टेल है, हमने पहले ही देख लिया है अभी, और हेड जो है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पॉइंट पर ये गया। तो अब क्या करना है यहां पर, ये तो ए बी एक वेक्टर बन गया भैया, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में 30 डिग्री पर ये मूव कर रहा है, तो मतलब इसका डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन अब हमको क्या है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर को क्या करेंगे, हम मोड के अंदर रखेंगे। जैसे ही इसको मोड के अंदर रखेंगे ये हमें दे देगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, यहां पर हमने लिख लिया। होप सो आपको इतनी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा था पोजीशन वेक्टर के लिए 2D प्लेन में जो XY प्लेन था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो अपना मोशन परफॉर्म कर रहा था ओरिजिन O से लेकर वो गया A तक। कितने टाइम में गया था, वो कुछ टाइम T में गया था। अब क्या कर रहा है वही ऑब्जेक्ट, ध्यान से, या फिर कोई दूसरा कुछ भी ले लीजिए आप, वही क्या कर रहा है, इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट बी तक अब क्या कर रहा है, मोशन उसने परफॉर्म किया। अब ध्यान से, सबसे पहले क्या था, ओ से लेकर ए तक उसने मोशन परफॉर्म किया टाइम टी में, फिर ओ से लेकर बी तक परफॉर्म किया गया है मोशन, वो टाइम टी डैश में परफॉर्म किया गया है। अब ध्यान से, यहां पर ओ से ए और ए से बी के बीच में अब एक गैप हो गया। अच्छा ध्यान से, सबसे पहले वो ओ से ए तक गया, फिर ओ से लेकर बी तक गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये गैप हो गया ए और बी के बीच में, हम क्या करते हैं, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए ए से लेकर एक एरो खींचते हैं बी की तरफ, जहां पर जो एरो का टेल है वो ए पर रहेगा और जो एरो का हेड है वो पॉइंट बी पर रहेगा। अब ध्यान से, यहां से ओ से ए गया, मतलब ये हो गया अपना इनिशियल पॉइंट, ओ से लेकर बी गया, ये हो गया अपना फाइनल पॉइंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, और वो होता था एक स्ट्रेट पाथ। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जो सबसे छोटा पाथ होगा, वही क्या होगा, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। और उसी पाथ को, उसी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक एरो का यूज कर रहे हैं। तो ये एरो जब जैसे ही हम यूज करेंगे तो वो बन जाएगा क्या, वेक्टर। यानी यहां पर जो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस एरो के लगाने की वजह से ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। होप सो आप बातें समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या था, यहां पर इसने टाइम टी में कवर किया था और इसने टाइम टी डैश में कवर किया था, तो वही चीज यहां लिखी हुई है। ध्यान से देखिए, द एरो हुज टेल इज एट ए एंड टिप इज एट बी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल बिटवीन टी एंड टी डैश। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, हमने तो देख लिया वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, लेकिन वेक्टर्स के भी टाइप्स हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या है और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है यहां पर निगेटिव वेक्टर। वेक्टर के बारे में पता है, निगेटिव के बारे में पता है हमें क्या, माइनस साइन। मतलब अगर कोई चीज इधर जा रही है और कोई एक चीज इधर आ रही है तो मतलब क्या है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे के क्या है, निगेटिव हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ वेक्टर में भी लगेगा। चलिए देखते हैं।
द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम लेंथ बट ड्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो बात मैंने अभी आपको समझाया था वही चीज यहां पर वेक्टर के टर्म में लिख दिया है। क्या कहा है यहां पर, सपोज मान लीजिए यहां पर कोई एक वेक्टर ए है और यहां है इसका कुछ लेंथ, सपोज मान लेते हैं हम x मीटर है, सपोज x मीटर है या x न्यूटन मान लीजिए, है ना, फोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या है, इस वेक्टर का जो क्या है वैल्यू x न्यूटन है। अब ध्यान से, ये जो दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया गया है वो है ए ही वेक्टर, लेकिन वो इस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है जिसको कि रिप्रेजेंट कर दिया गया यहां माइनस साइन लगाकर। अब ध्यान से, इस एरो का डायरेक्शन ये था, इस एरो का डायरेक्शन ये है, उसके हेड से हमें पता लग रहा है क्या, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ए वेक्टर है तो यहां पर ये माइनस ए वेक्टर है। अगर इसकी वैल्यू x न्यूटन थी तो भैया इसकी वैल्यू भी x न्यूटन ही होगी। बस अंतर क्या है, अंतर ये है दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बाकी लेंथ दोनों का क्या है, सेम है। जब दोनों का लेंथ सेम और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नेगेटिव वेक्टर। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो अगला टाइप ऑफ वेक्टर है वो है पैरेलल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल का तो हमें पता है क्या, कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो हर जगह उन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, इतनी बातें तो हमें पता है और वेक्टर के बारे में हमने अभी शुरू से ही देखा है, तो इन दोनों को मिलाकर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे मे बी लोकेटेड एनीवेयर इन द स्पेस। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझिए। अगर यहां पर सपोज मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इनका जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हो, ये आपस में क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। अब ध्यान से, पैरेलल के लिए क्या है, पैरेलल के लिए अभी मैंने बताया कि अगर हमने दो लाइन खींचा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, हर जगह बराबर होना चाहिए। कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आगे जाकर ये दोनों लाइन मीट हो जाए। अगर ये मीट हो जाएंगे कहीं किसी भी पॉइंट पर जाकर, किसी भी एक्सटेंट ऑफ पॉइंट पर जाकर, तो क्या होगा, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगा। वही काम यहां वेक्टर के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन बराबर हो, बस दोनों एक डायरेक्शन में चलने चाहिए और जो दूरी होगी दोनों की वो क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है कि ये कहीं भी स्पेस में लोकेट हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर यहां कुछ लिखा हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ है, और एक वेक्टर क्या है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ध्यान से दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए हर जगह हर जगह हर जगह। अगर इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएं ये कहीं भी जाकर क्या है, मीट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। और यहां पर एरो का यूज किया हमने तो वो हो जाएगा वेक्टर, तो हो गया पैरेलल वेक्टर। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से, दूसरा क्या लिखा है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। When two vectors are in opposite direction, they are said to be anti-parallel vectors। मतलब वहां पर हमने देखा पैरेलल के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और एंटी के लिए क्या है, दोनों उल्टे होने चाहिए। अच्छा, दोनों जब उल्टा हो गया तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में कंफ्यूज नहीं करना है। नेगेटिव वेक्टर में था दोनों ऑपोजिट तो होंगे लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था वहां पर, लेकिन यहां एंटी पैरेलल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन यहां पर दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी है ना। अगर मैग्नीट्यूड यहां बराबर नहीं है तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल का केस हो गया। अगर यहां पर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वो नेगेटिव वेक्टर का केस हो जाएगा। और पैरेलल वेक्टर के लिए क्या है, डायरेक्शन दोनों की समान होनी चाहिए और यहां पर जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, ये स्पेस में कहीं भी लोकेट हो सकते हैं। बस क्या है, जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पास उठाकर लाएं तो वो दोनों वेक्टर क्या है, आपस में हमें दिखना चाहिए कि वो पैरेलल है। पैरेलल लाइन अगर आपको पता है तो पैरेलल वेक्टर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे दूसरे टाइप को देखते हैं। अब यहां पर जो अगला टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। यहां पर वेक्टर के बारे में हमें पता है और इक्वल देखते ही समझ में आ गया कि चीजें बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन सेम डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी दे आर इक्वल। अब क्या कह रहा है, अब यहां पर आप वापस से पैरेलल वेक्टर से कंफ्यूज नहीं कर जाना। पैरेलल वेक्टर का भी सेम था कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां पर जो दोनों वेक्टर हैं दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम होनी चाहिए। और पैरेलल वेक्टर के केस में क्या था, मैग्नीट्यूड सेम नहीं था।
अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं था और दोनों एक डायरेक्शन में है तो वो पैरेलल वेक्टर, अगर यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक डायरेक्शन में है तो वो इक्वल वेक्टर। और यहां पर क्या कह रहा है, ये रिप्रेजेंट करेंगे सेम क्वांटिटी को। बिल्कुल, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो मतलब दोनों क्या है, अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये जो क्वांटिटी ये होगा वही क्वांटिटी तो ये भी हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखा, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेम क्वांटिटी को। तो यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी अगर ये दोनों सेम हो गए और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो भैया यहां पर क्या है, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। अब आगे नीचे क्या लिखा है, thus when two parallel vectors have same magnitude they are equal। वापस से जो बातें मैंने आपको समझाया वही चीज यहां लिखा है कि दो पैरेलल वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो वहां पर इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। देयर इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स मे नॉट बी द सेम। अब ये क्या कह रहा है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर बात किया इसने इनिशियल पॉइंट का, यहां पर बात किया इसने टर्मिनल पॉइंट का। अब ध्यान से, सपोज मान लीजिए एक वेक्टर यहां लिखा हुआ है कुछ इस तरह पर, है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर ये कुछ ए वेक्टर यहां बना हुआ है, और कोई दूसरा बी वेक्टर भी इसी मैग्नीट्यूड का कुछ इस तरह यहां पर लिखा हुआ है। समझने की बात कीजिए, है ना, यहां पर दूसरा वेक्टर यहां क्या है, बी वेक्टर, वो कुछ इस जगह लिखा हुआ है। अब ध्यान से, अब यहां पर ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर यहां है। अब ध्यान से, इसका इनिशियल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट दोनों सेम जगह पर नहीं है, इसका फाइनल पॉइंट इसका फाइनल पॉइंट दोनों सेम जगह पर नहीं है, लेकिन दोनों अगर क्या है, सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ध्यान से क्या हो जाएंगे, ये इक्वल वेक्टर। और इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए अब इस वेक्टर बी को हम शिफ्ट करेंगे और ले जाकर इसके बराबर रखेंगे। जैसे ही हम इसके पैरेलल लाकर रखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैच करेंगे इस वेक्टर के इसके सिधाई में आते ही। अगर वो पॉइंट इस पॉइंट के सिधाई में आ गया और ये पॉइंट इसका जो टर्मिनल पॉइंट है इसकी सिधाई में आ जाएगा तो वहां से भी हमें पता लग जाएगा क्या, कि ये क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। या फिर क्या कर लीजिए, इस वेक्टर को उठाकर डायरेक्टली इस वेक्टर ए के ऊपर रख दीजिए। तो वहां पर अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर गया और ये पॉइंट अगर इसके ऊपर लाई कर गया तो उससे भी पता लग जाएगा क्या, कि दोनों क्या है, बराबर है। और डायरेक्शन तो हमें एरो से दिख ही रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उससे ही पता लग जाएगा ये हमारा क्या है, इक्वल वेक्टर है। होप सो आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा है, उसे जरा देखते हैं। When two anti-parallel vectors have same magnitude, they are negative of each other। बिल्कुल, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पर एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा है। चाहे उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो जाए लेकिन एक दूसरे के तो ऑपोजिट ही हो गए ना। अगर ऑपोजिट होगा तो क्या होंगे, वो एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद लिखा है, अगर ऐसा हो तो वेक्टर शिफ्टिंग इज अलाउड विदाउट द चेंज इन देयर डायरेक्शन। अब ये कह रहा है, अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल यानी एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो और वहां पर क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वहां पर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अलाउड है। मतलब अगर एक वेक्टर यहां था और एक वेक्टर यहां है तो इस वेक्टर को उठाकर हम क्या है, ला सकते हैं इस जगह पर और लगा सकते हैं। समझ गए बात? तो यानी इस वेक्टर का शिफ्टिंग पॉसिबल है, या फिर इस वेक्टर का शिफ्टिंग इस जगह लाकर सेट कर देंगे तो यानी हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में, अगर कंडीशन ऐसा रहा तो। अब ध्यान से, यहां फिर क्या कह रहा है, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड एज। अब ध्यान से, यहां पर हमारा 2D प्लेन बना हुआ है, एक्स और वाई प्लेन बना हुआ है, यहां पर एक वेक्टर ए है और यहां पर एक वेक्टर बी है। अब ध्यान से, अब इस पूरे डायग्राम को अब हम सही से समझते हैं और देखते हैं। अब यहां पर जो वेक्टर ए है कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ और वेक्टर बी है जो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। अब ध्यान से, वेक्टर ए जो है अपने बेस लाइन से कुछ एंगल थीटा ए पर है। क्या है, थीटा ए एंगल पर वेक्टर ए मूव कर रहा है, और वहीं पर जो वेक्टर बी है वो कुछ एंगल थीटा बी पर अपना मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब ध्यान से, अगर मैं इस वेक्टर ए को उठाकर इस पोजीशन से चेंज करके इस पोजीशन पर रख दूं, और ध्यान से जैसे ही मैंने यहां पर शिफ्टिंग किया तो एक चीज का ख्याल करना है कि अभी हमने देखा था डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन चेंज इन द सेंस कि यहां पर जो ये एंगल है ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये जिस एंगल थीटा ए पर था, जब मैंने इसको शिफ्ट किया इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, तो यहां पर भी जो एंगल रहेगा ना वो इस वेक्टर ए का थीटा ए ही रहेगा। यहां पर पहला पोजीशन था, इस पोजीशन से चेंज करके इसको दूसरे पोजीशन पे भेजा, यहां पर भी एंगल क्या है, थीटा ए ही है। अब यहां पर ध्यान से, अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ क्या करता, कंपेयर करता, तो जो रिजल्ट आता
अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पर लाया हूं और अब इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ कंपेयर करूंगा और वहां से जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। जिस एंगल पर था वो उसी एंगल पर हमने क्या कर दिया, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब ध्यान से क्या लिखा है यहां पर, वेक्टर शिफ्टिंग इज अलाउड विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एज वेक्टर्स ए शिफ्टेड इन फिगर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। जो बात मैंने कहा अभी वही चीज यहां पर लिखा है। अब आगे देखिए, यहां लिखा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, मतलब इन दोनों का जो एंगल है यानी जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों वेक्टर का सेम हो जाए और दोनों वेक्टर का अगर जो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं अगर वो भी सेम हो जाए, देन बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। होप सो बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब क्या है, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, यानी डायरेक्शन इन द सेंस यहां पर एंगल का काम कर रहा है, अगर दोनों का एंगल सेम हो जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो वेक्टर क्या कहला जाएगा, वो वेक्टर कहला जाएगा इक्वल वेक्टर। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन भी देखा था। उसके बाद क्या लिखा है, इफ एंगल ऑफ ए यानी थीटा ए इक्वल टू थीटा बी देन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ध्यान से, पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वेक्टर क्या होने चाहिए, एक डायरेक्शन में तो होने चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि यार दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम हो। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है और यहां पर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर होता था अपना क्या, पैरेलल वेक्टर्स। वहीं पर अगर ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वेक्टर्स हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। इसीलिए यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए हो गया इक्वल वेक्टर। लेकिन यहां पर सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्शन सेम है, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, खाली डायरेक्शन सेम है। इसीलिए अगर ये कंडीशन हो गया तो वो हो जाएगा क्या, पैरेलल वेक्टर्स। अब यहां पर जो अगला टाइप है वो है को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा, यहां पर वेक्टर के बारे में पता है, इनिशियल के बारे में हमें पता है क्या, स्टार्टिंग, है ना। जो चीज जहां से स्टार्ट होती है उससे हम बोलते हैं क्या, इनिशियल। यहां लिखा है को मतलब साथ। अच्छा, अब ध्यान से, यहां पर ओरिजिन हमारा O है यानी पॉइंट O है। इस पॉइंट O से एक वेक्टर जो A है वो गया पॉइंट P पर, इसी पॉइंट O से एक वेक्टर B जो है गया पॉइंट Q पर। मतलब दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। वही चीज देखिए यहां पर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। वही बात जो मैं कह रहा था कि अगर दो वेक्टर्स अगर एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है अगर वो सेम है तो वो दोनों वेक्टर क्या कहला जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। अब ध्यान से, उसके बाद लिखा है द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ। अगर को इनिशियल होंगे तो उनको क्या है, हम एक सेम पॉइंट से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जिधर भी जाए फर्क नहीं है, इन दोनों का डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन क्या है यहां पर हम बात कर रहे हैं 2D प्लेन की, तो उस 2D प्लेन के अंदर ही इनका डायरेक्शन कुछ भी हो तो हो, और वहां पर दोनों क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे क्या, को इनिशियल वेक्टर्स। अब यहां पर जो हमारा अगला टाइप है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए, कोलिनियर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, सपोज इसको एक पॉइंट ए माना मैंने, ठीक है, यहां पर क्या है, ए पॉइंट है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट सी है। अगर ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर गए तो ये सभी पॉइंट क्या हो जाते हैं, आपस में कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर के बारे में तो थोड़ा बहुत हमें पता है, वेक्टर के बारे में अभी हमने देखा ही है। तो चलिए इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि नया क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स विच ईदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन और along the parallel lines in opposite direction are called collinear vectors। अच्छा, क्या कह रहा है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स सेम लाइन के अलोंग ही लाई करे, मतलब सपोज मान लीजिए हमारा एक लाइन ये था, ये डॉटेड लाइन से छिप रहा है, यहां देख लीजिए ये डॉटेड लाइन आगे बढ़ गया। अगर ये दोनों वेक्टर इसी लाइन पर लाई कर गए तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों वेक्टर्स आपस में हो जाएंगे कोलिनियर। वहीं दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर
along the same line, यानी along the parallel lines in the same direction। मतलब ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो गए और एक डायरेक्शन में ही लाई कर रहे हैं तो ये भी हो जाएंगे क्या, ये भी हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर। उसी तरह यहां पर लिखा है दोनों वेक्टर पैरेलल तो हो, लेकिन क्या है यहां पर दोनों डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा तब भी ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। होप सो आपको ये बातें यहां से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो अगला टाइप है वो है यूनिट वेक्टर। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी कहने का मतलब होता है वन। अगर यहां पर कोई वेक्टर है और अगर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अगर वो वन निकल कर आ रहा है तो वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। या फिर दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। सपोज मान लीजिए मेरे पास अगर कोई वेक्टर ए है, ए कोई वेक्टर है, अगर मैं क्या करूं इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से क्या करूं, मैं डिवाइड कर दूं। क्या कर दिया मैंने, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम, यूनिट वेक्टर। अब चलिए यहां पर हमें यह पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मतलब जब हम इस यूनिट वेक्टर को लिखेंगे ना, अब तो इस यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड के टाइम्स में लिख देंगे। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे इस वेक्टर को, तो ये वेक्टर कहला जाएगा अपना क्या, ये वेक्टर कहला जाएगा अपना यूनिट वेक्टर। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज रिटन एज, ए के ऊपर ये कैप। मतलब यहां पर अगर कोई वेक्टर ए है, अगर मुझे इसके यूनिट वेक्टर को लिखना होगा किसी वेक्टर के साइन में, तो यूनिट वेक्टर का लिखने के लिए क्या है, ए जो है एज इट इज लिख देंगे। यहां पर वेक्टर के लिए हम एरो लगाते थे, लेकिन यूनिट वेक्टर के लिए एरो की जगह क्या लगाएंगे, ये कैप लगाएंगे। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से यहां पर ये जो लिखा है ना ए के ऊपर कैप, इसको अलग अलग ढंग से हम क्या है प्रोनाउंस कर सकते हैं। कैसे, या तो इसे हम ए कैप बोल सकते हैं, या फिर इसे ए हैट बोल सकते हैं, या फिर इसे ए कैरेट बोल सकते हैं। यानी तीन नाम से इसे हम क्या है बुला सकते हैं। अब चलिए यहां पर अब हमें क्या है, यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन के लिए अभी डेफिनेशन में क्या बोला था, कोई भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा अपना यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेक्टर ए लिख लेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे कैप। यानी ये जो यूनिट वेक्टर हो गया ये बराबर हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड। यहां पर वही चीज एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यही क्या हो गया अपना एक्सप्रेशन आ गया यूनिट वेक्टर का। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या लाइन लिखा है, अ वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। क्या कह रहा है, ध्यान से यहां पर हमने देखा इस यूनिट वेक्टर को, देख लिया ना, क्या देख लिया हमने, इस यूनिट वेक्टर को। यहां पर है हमारा ये मैग्नीट्यूड और यहां पर क्या है अपना ये वेक्टर है। तो अब ये क्या कह रहा है कि यहां पर जो हमारा ये यूनिट वेक्टर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड टाइम्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड टाइम्स यानी ये मैग्नीट्यूड यहां लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। अब ध्यान से यहां पर डायरेक्शन का काम कौन कर रहा है, यहां पर डायरेक्शन का काम कर रहा है ये यूनिट वेक्टर। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड टाइम्स, यानी मैग्नीट्यूड लिख दिया, कितना का टाइम्स, जो उस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके टाइम्स लिख सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ मैग्नीट्यूड भी आ गया, इनटू डायरेक्शन भी आ गया। वही चीज यहां मैंने कहा था कि वेक्टर को अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करने में पॉसिबल हो गए तो वो क्या बन जाएगा अपना यूनिट वेक्टर। तो यहां पर डायरेक्शन का काम कर देगा ए कैप और यहां पर मैग्नीट्यूड का काम कर दे रहा है क्या, यहां पर ये वाला टर्म। होप सो आपको बातें आज समझ में आ गई होगी। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।